So hello everyone, welcome back once again all of you in our second lecture of Lost Spring. Lost Spring हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो स्टोरीज कंसिस्ट करती हैं। दो स्टोरीज यहाँ पर है जिसमें से पहली स्टोरी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, जहाँ साहिब आलम और उनके पूरे संसार को हमने अच्छी तरीके से देखा, उनके पास्ट को, प्रेजेंट को, किस तरीके से उनके हाथ से उनका थैला छूट करके एक कनिस्तर आ जाता है और किस तरीके से वो नंगे पैर हमेशा चलते रहते हैं, किस तरीके से टेनिस के गेम को एंजॉय करते हैं, किस तरीके से अपनी स्कूल जाने की इच्छा को ऑथर के सामने रखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनकी लाइफ के और उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमने अच्छी तरीके से जाना। ये सारी चीज़ देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो अपनी चाइल्डहुड को उस तरीके से तो एंजॉय नहीं कर पाया जैसे हर चाइल्ड डिज़र्व करता है, लेकिन उसके भी अपने एंजॉयमेंट करने के कुछ तरीके थे और उन तरीक़ों के साथ वो अपनी लाइफ को जीते हुए आगे बढ़ रहा था और किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा था और किस तरह के चैलेंजेस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश वहाँ पर हो रही थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी। ऐसी ही एक और ज़बरदस्त और शानदार स्टोरी लेकर के आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ और आज हम बात करने वाले हैं मुकेश की। मुकेश कौन है, क्या है, किस तरह की उसकी लाइफ है, किस तरह के वो ड्रीम्स देखता है, आगे वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है, उसके परिवार के बाकी सदस्य किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की जगह पे वो रहता है और जहाँ वो रहता है वहाँ कौन सी मानसिकता वाले लोग रहते हैं या किस तरह से उन लोगों के सोच और विचार रहते हैं अपने जीवन को लेकर के, इन सब चीज़ों को डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो बिना किसी देर के फटाफट से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और सेकंड स्टोरी आज हम जो पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग होती है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मैं एक कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। मुकेश जोर देकर कहता है, इंसिस्ट करके कहता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वह अपने स्वयं का मालिक बनेगा, वह किसी और की नौकरी नहीं करेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, जो कारों को रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, ठीक करने वाले लोग होते हैं, वो बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। वापस ऑथर यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑथर के प्रोस्पेक्टिव से ही हम पूरी स्टोरी को देखने वाले हैं। तो क्या तुम कारों के बारे में कुछ भी जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। सीधा मेरी आंखों में देखते हुए क्यों कह रहा है यहाँ पे ऑथर? क्योंकि वहाँ पर ये बताना चाहती है कि वो इतना कॉन्फिडेंट है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि मेरे को अगर नहीं पता कुछ भी कारों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fills his town फिरोज़ाबाद। तो यहाँ में ये पता चल गया कि वो सीमापुरी का रहने वाला था और ये कहाँ के रहने वाले भाई साहब? ये फिरोज़ाबाद के रहने वाले हैं। उसकी जो सपने हैं वो उसकी आंखों में झूलते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे कि मिराज हो। मिराज क्या होता है? मृग तृष्णा या मृग मरीचिका। यहाँ पर आप लोग एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज दिख रही है कि रेगिस्तान में जब भी हम दूर देखते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है वहाँ पानी भरा हुआ है। रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वो किधर की तरफ भागता है? पानी की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि यहाँ पे तो रेगिस्तान ही है। फिर थोड़ा आगे की तरफ देखेगा तो थोड़ा और आगे की तरफ उसे मिराज या फिर मृग मरीचिका दिखाई देगी, पानी भरा हुआ दिखाई देगा। वास्तविकता में ये आंखों का धोखा होता है, इल्यूजन होता है। तो वो किस तरीके से देख रही है कि हो सकता है कि ये इस तरीके से भाग भाग के आगे से आगे बढ़े भी सही, लेकिन अभी की उसकी जो परिस्थिति है उसमें तो ये मिराज जैसा ही लग रहा है कि इसे लग रहा है कि मैं आगे जाऊंगा, कार चलाना सीखूंगा और एक कार ड्राइवर, मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। लेकिन ऑथर जो है उसे लगता है कि ये एक मिराज की तरह है। एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जैसा कि सड़क की धूल के बीच में होता है, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जिससे इसका शहर फिरोज़ाबाद जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। ऐसी डस्ट से भरा हुआ उसका ये सपना दिखाई देता है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो कि प्रसिद्ध है इसकी चूड़ियों के लिए, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी बेंगल इंडस्ट्री, खास करके जो कांच से जो बेंगल्स बनाई जाती हैं, ग्लास बेंगल्स जो होती हैं,
उसके लिए इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जहाँ सेटअप है उस जगह का नाम है फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद में बहुत बड़ी बेंगल इंडस्ट्री है, लगभग हर घर में वहाँ पर जो कि स्लम एरिया है वहाँ के हर घर में लगभग बेंगल्स बनाई जाती है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन द मेकिंग बेंगल्स। हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में बेंगल्स बनाने में लगे हुए हैं, यानी बेंगल्स बनाने के काम में जुटे हुए हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास बोलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर कांच को मोड़ करके, बोल करके, गरम करके और अलग अलग चीज़ें बनाने की इंडस्ट्री का सेंटर है इंडिया का सबसे बड़ा कौन? फिरोज़ाबाद। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जहाँ पर जो परिवार हैं, परिवारों ने अपनी पीढ़ियाँ बिता दी। जनरेशंस का मतलब क्या है? अपनी पीढ़ियाँ बिता दी। क्या करते हुए? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास अपने जीवन को बिताते हुए। वेल्डिंग ग्लास, और कांच को जोड़ते हुए। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और जितनी भी जगह, जितनी भी धरती उन्हें दिखाई देती है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लिए कहा जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया के लिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? मेकिंग बेंगल्स। जो इंडिया की औरतें हैं उन सभी के लिए बेंगल्स बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर वहाँ जो इंडस्ट्री है फिरोज़ाबाद के अंदर, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो बेंगल बनाने के काम में ही लगी हुई है। फर्नेसेस का मतलब क्या है? भट्टियाँ होती है बड़ी बड़ी, अभी आगे इमेज भी आएंगी, ठीक है। भट्टियों के अंदर क्या होता है? कांच को पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसको एक आकार दिया जा सके, ठीक है। और वो आकार देने के बाद में उसको घुमा करके, गोल गोल घुमा करके उसकी बेंगल्स बनाई जाती हैं। कई बार जो है बेंगल्स बनाते समय जब बेंगल्स टूट जाती हैं तो एक बेंगल को दूसरे बेंगल से जोड़ने के लिए, या एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के जोड़ने के लिए वेल्डिंग का काम, यानी कि ग्लास वेल्डिंग, नॉर्मल जो अपनी आयरन वेल्डिंग होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लास वेल्डिंग का काम करके और वहाँ पर बेंगल्स बनाई जाती हैं। जितनी भी भारत में रहने वाली औरतें हैं उन सभी के लिए। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का जो परिवार है वो भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। और वो लोग, उन लोगों में से कोई भी ये नहीं जानता कि जो छोटे बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं मुकेश की तरह, उन्हें ग्लास फर्नेसेस यानी ग्लास की भट्टियों के पास काम कराना गैर कानूनी है, इल्लीगल है। यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का हजार्डियस का मतलब क्या हो गया? कि जहाँ पर उनके शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान पहुँचने की संभावना हो, जोखिम भरा कोई भी काम करवाना उनसे इल्लीगल है। 14 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं वो पार्ट टाइम के लिए कोई नॉन हजार्डियस वर्क फिर भी कर सकते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे जो 8, 9, 10 साल के होते हैं, 11 साल के होते हैं, उनसे ये काम करवाना ठीक नहीं है। जनरली 14 के बाद वाला भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि 14 के बाद आप करा सकते हो, लेकिन नॉन हजार्डियस वर्क के अंदर वो सपोर्टिव रोल में आ सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हजार्डियस वर्क में जहाँ कोई जोखिम भरा काम हो उसमें वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते। तो हजार्डियस वर्क जो है, ग्लास फर्नेसेस जो है उसके पास में विथ हाई टेम्परेचर, ग्लास फर्नेसेस के पास काम करते हैं जहाँ पर क्या होती है? हाई टेम्परेचर होती है। देखो इस तरह की भट्टियाँ होती है ना, इसके हाथ में तो शैवल है, लेकिन जनरली उनके हाथ में क्या होता है? कांच का एक बड़ा सा गोला होता है जो इसके आगे चिपका होता है, डंडे के आगे। इसे अंदर डालते हैं, गर्म करते हैं, वापस निकालते हैं, और एक व्यक्ति चिमटे के साथ में उस ग्लास को खींच करके उसे एक आकार देता है। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, डिंगी, धुंधला यानी कि कम रोशनी का भरा हुआ, सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ हवा या रोशनी दोनों ही नहीं होती। दैट द लॉ, इतना कि लॉ मतलब दैट द लॉ, जिस लॉ के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि छोटे बच्चों से इस तरह का काम कराना गैर कानूनी है, इफ़ एनफोर्स्ड, अगर उस कानून को लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces। अगर जो कानून है उसे सख्ती से वहाँ लागू कर दिया जाए तो 20,000 बच्चे, 20,000 चिल्ड्रन जो वहाँ पर इस तरह की भट्टियों के और फर्नेसेस के आसपास काम कर रहे हैं, उन्हें वहाँ से बचाया जा सकता है, उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, आउट ऑफ हॉट फर्नेसेस, उन गर्म भट्टियों के पास से। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो बिता देते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं अपने दिन के समय में,
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। जो उनकी आंखों की चमक है, जो उनकी आंखों की रोशनी है जिससे वो देखते हैं, उसे वो खो देते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home। मुकेश की आंखें चमक उठी जब वो मुझे अपने घर की ओर जाने के लिए रास्ता दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, मुकेश के साथ में जो ऑथर है वो उसके घर जा रही है, और जब उसके घर जा रही है तो मुकेश क्या कर रहा है, उसे वॉलंटियर कर रहा है, उसे अपने घर का रास्ता बता रहा है, आगे आगे चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो मुझे अपने घर का रास्ता बताने लगा, वैसे ही उसकी आंखों में चमक आ गई कि देखो इतने बड़े लोग हैं लेकिन मेरे घर पे मेरे साथ चलने को तैयार हैं, मेरे घर चल रहे हैं और मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करेंगे। तो ऐसा सोच करके उसकी आंखें चमक उठती है। टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसके लिए वो गर्व से कहता है कि अभी अभी पुनः उसे बनाया गया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जब जिसके लिए वो गर्व से कहता है कि अभी अभी उसे रिबिल्ड किया गया है, यानी कि उसका घर जो है उसका पुनः निर्माण किया गया है। ये बात वो कैसे कहता है, गर्व से कहता है। गर्व से कहता है कि अभी अभी मेरा घर जो है वो वापस से बनाया गया है। वी वॉक डाउन, हम लोग आगे बढ़ने लगे, स्टिंकिंग बदबूदार, लेन्स यानी कि गलियों में, चॉक्ड जो कि जम चुकी थी या फिर जाम हो गया था उनमें, क्या, विथ गार्बेज, कचरे से जाम हुआ हुआ, यानी चारों तरफ कचरा बिखरा हुआ। पास्ट होम्स दैट, और ऐसे घरों के पास से गुजर रहे थे, रिमेन्स होवल्स, जो बहुत ही गंदे घर हों, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी टूटी फूटी या हिलने वाली दीवारें हों कि कभी भी गिर सकती है, वॉबली डोर्स, और ख़राब या टूटे हुए खड़खड़ाहट करते हुए जो दरवाजे थे, नो विंडोज़, ऐसे घर जिनमें कोई खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विथ फैमिलीज़, और ऐसे परिवारों से भीड़ हुई हुई थी या ऐसे परिवारों से भरे हुए थे, ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर घरों में ही इंसान और पशु, पशु का मतलब पैट डॉग से नहीं है, यहाँ गायें भैंसे और इस तरह के जो बड़े जानवर होते हैं, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमंस और एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, जो एक ही साथ एक ही घर में रहते हों, इन अ प्रिमिवेल यानी प्रारंभिक या आदिम स्टेट समय को दर्शाता है। पहले के समय में लोग जो हैं उनके घर में ही बाड़ा होता था। बाड़ा मतलब जहाँ पर आप गाय भैंसों को बांधने का काम करते हैं, तो उस समय में घर के अंदर ही ये चीज़ें होती थी। तो अब जब शहरों में आकर के आप ये चीज़ें देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि आदिम समय का या प्रारंभिक या पुराने ज़माने की याद आती है, जैसे पुराने ज़माने के लोग अपने पशु पक्षियों को अपने साथ ही अपने घर में ही रखते थे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर उसका घर कैसी जगह पर है, किस तरह का उसका घर का रास्ता है, इस पूरे पैराग्राफ में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कि कैसे रास्ते से होकर वो वहाँ पहुँचे। देखो यहाँ पे एक गली है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि कैसी गली है ये, है ना, इसी तरह की थी। He stops at the door of one such house, वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक गया। Bangs a wobbly iron door with his foot, और उसने जोर से धक्का मारा उस जर्जर यानी गिरने को, कभी भी गिरने को तैयार, टूटा फूटा जो लोहे का बना हुआ दरवाज़ा था, उसे धक्का मारा। लेकिन किससे मारा, पैर से मारा, अपनी लैंग्वेज में कहें तो लात मार के। और उसने क्या करा, लोहे का अपने घर का गेट खोला। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोला। वी एंटर्ड अ हाफ बिल्ट शैक, हम आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर हम लोगों ने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट ट्रेस्ड विथ डेड ग्रास, और एक तरफ का जो उसका हिस्सा था उस पर, डेड ग्रास का मतलब होता है सूखी घास से जो छत बनाई जाती है ना, आपने देखा होगा कि अपने फसलों की जो सूखी टहनियाँ वगैरह बचती है उससे छत बनाने का काम भी किया जाता है। विद डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव, और वहीं पर वहाँ पर एक चूल्हा था। चूल्हा कैसा, ऐसा वाला जो गाँव में होता है ना। फायरवुड स्टोव का मतलब क्या होता है, जिसमें लकड़ी से आग जलाई जाती हो, गैस से नहीं, लकड़ी से आग जलाने वाले चूल्हा पर। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिस पर एक बड़ा सा बर्तन जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा रखा हुआ था। ऑफ सिजलिंग स्पिनिच, जिस पर तपती हुई या फिर उबलती हुई स्पिनिच, पालक की पत्तियाँ उसमें थी।
ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर इज अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की थाली पड़ी थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिस पर और ज़्यादा, चॉप्ड का मतलब क्या है, कटी हुई या काटी हुई, वेजिटेबल्स का मतलब क्या है, सब्जियां रखी हुई थी। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने रास्ते को देखा, अब हम देख रहे हैं कि उसके घर में घुसते ही सबसे पहला दृश्य क्या है। तो वहाँ पर झोंपड़ी है जो कि आधा शेक बना हुआ है, जिस पर आधी ऊपर से छत बनी हुई है। वो छत किसकी बनी हुई है, तो सूखी घास से उस छत को बनाया गया है। वहीं पर एक लकड़ी से चलने वाला चूल्हा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा है। उस वेसल में पालक की पत्तियों को उबाला जा रहा है, और साथ में ही पास में ही एक प्लेट रखी हुई है एल्यूमिनियम की, जिस पर और कटी हुई सब्जियां रखी हुई है, जिसे अभी उसमें डालना बाकी। कुल मिला के सब्जी बना रहे हैं यार, शाम का टाइम, ठीक है, रोटी खाने की तैयारी है, सब्जी बन रही है और पालक की है। पसंद है क्या? बता देना पसंद हो तो, ठीक है, भेज दूंगा। मुकेश के घर का एड्रेस बता दूंगा कहाँ है, चले जाना शाम के टाइम। तो पालक की सब्जी यहाँ पर बन रही है, जोक्स अपार्ट। अब फ्रेल यंग वुमेन, एक बिल्कुल पतली दुबली कमज़ोर सी, और एक युवक जो औरत है वो वहाँ पर, सॉरी युवक नहीं, युवती जो औरत है वो वहाँ पर आती है, इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, वो जो कि शाम का खाना पका रही है अपने पूरे परिवार के लिए। दो आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल, जबकि उसकी आंखें जो है वो धुएं से भरी हुई है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जलन भी हो रही है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें देखकर मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, यानी मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, एज में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसने घर की बहू होने के नाते जो मेरा सम्मान करना था, मेरी रेस्पेक्ट करनी थी, उसके कमांड्स, उसके कार्यों को शुरू किया। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो कि घर की बहू का काम होता है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, पहले से ही उस पर 3 पुरुषों का उत्तरदायित्व था। मुकेश के पिताजी, मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई, उनकी देखरेख करने का जो उत्तरदायित्व था वो उसी के ऊपर था। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति मुकेश और उसके मुकेश के पिता। When the older man enters, जब भी बड़े बूढ़े लोग घर में आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, तो एक टूटी सी दीवार के पीछे वो चली जाती है, and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे पर क्या करती है, ये देखो इस औरत ने क्या कर रखा है, अपने इसके चेहरे पर क्या है, क्या बोलते हैं, इसने घूंघट डाल रखा है। यानी कि जब कोई बड़े आते हैं तो ऐसा नहीं उनके सामने ऐसे खड़े रहो, हाँ आ गए कि हाँ ठीक है बैठ जाओ, नहीं, जब वो आते हैं, जब वो एंटर करते हैं, तो जैसा इनका कस्टम है उस तरीके से वो एक दीवार के पीछे चली जाती है या उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेती है, साथ में अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती है, वेल डाल देती है, ठीक है, क्लोजर टू हर फेस, जो अपने चेहरे पर ढक लेती है, एज कस्टम डिमांड्स, ठीक है, जैसा कि उनकी कस्टम या उनकी प्रथा में रखा गया है डॉटर इन लॉज के लिए। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो भी पुरुष उनसे उम्र में बड़े हैं उनके सामने घूंघट में रहना, ऐसी उनकी प्रथा है, ऐसी उनकी कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोर्विश्ड बैंगल मेकर, लेकिन इस केस में जो बड़ा है वो एक अति निर्धन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी से लदा हुआ बैंगल मेकर है। जो उसके ससुर जी हैं वो एक बैंगल बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों तक कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, सबसे पहले उन्होंने टेलर के रूप में काम किया जो कपड़े सिलने का काम करते हैं, देन अ बैंगल मेकर, और उसके बाद में बैंगल्स बनाने का, चूड़ियाँ बनाने का कार्य उन्होंने शुरू किया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो घर का नवीनीकरण कराने में, यानी कि जहाँ जहाँ से घर टूट रहा है, फूट रहा है, जैसे टूटी हुई दीवार है, वॉबली आयरन डोर है, आधी बनी हुई घास की जो छत है, ये सारी चीज़ों को रिनोवेट करा करके नया करवाना था, लेकिन वो ये सब कराने में असफल रहा, वो अपने घर को फिर से नया बिल्ड नहीं कर पाया। अ हाउस सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, उसने अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नो, और इसके अलावा वो जो कर सका वो केवल इतना ही मैनेज कर पाया कि जो कुछ उसे आता था, व्हाट ही नोज, जो भी उसे आता था, डू
इज टीच देम, यानी कि जो भी वो जानता था वो उसने अपने बच्चों को सिखा दिया। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और क्या सिखाया उसने कि बैंगल बनाने की कला जो है, किस तरीके से बैंगल बनाई जाती है, जैसे उसे आता था उसने अपने बच्चों को यही चीज़ सिखा दी कि भाई कल को पढ़ाई लिखाई करके कुछ हो नहीं हो, एटलीस्ट हाथ का हुनर होगा, बैंगल बनाना जानते होंगे तो जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। इसी सोच के साथ उसने अपने बच्चों को बैंगल बनाना सिखाया। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, ये इसका कर्म है, ये इसका भाग्य है, डेस्टिनी है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने अपने खुद के सामने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था, क्योंकि वो क्या करते थे, बैंगल्स को पॉलिश करने का काम करते थे जो कि ग्लास की बनी होती थी। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश की जा रही है, देखो गाइस, जब आप बेयर आइज, आंखों पे चश्मा वगैरह या प्रोटेक्टर लगाए बिना अगर आप कांच को घिसते हैं, कांच की बैंगल्स को घिसते हैं पॉलिश करने के लिए, तो उसमें से बिल्कुल बारीक बारीक डस्ट यानी कि धूल उड़ करके और चारों तरफ उड़ती है, धीरे धीरे वो आंखों में भी जाना शुरू करती है, जो आंखों की नर्व्स को और सारी चीज़ों को, आपके देखने की जो योग्यता है, धीरे धीरे उसे नष्ट कर देती है और समय के साथ आप अंधे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही केस हुआ है कि बैंगल्स को क्या कहते हैं, आपके पॉलिश करने के चक्कर में उनकी आंखों में डस्ट चली गई और उस डस्ट से, ग्लास डस्ट से वो ब्लाइंड हो गए, वो अंधे हो गए। ठीक है, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, क्या एक भगवान की दी हुई जो लाइनेज है, यानी कि भगवान ने जिस परिवार में पैदा कर दिया, क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है? ये देखो, ये बहुत ही पुरानी सोच है। ठीक है, भगवान वो कहते हैं कि पुराने लोग कहते थे कि अगर इंसान जो एरोप्लेन में बैठने से डरते थे, वो क्या कहते थे कि भगवान अगर ये चाहता कि हम हवा में उड़ें तो भगवान हमें पंखों के साथ पैदा नहीं करता है क्या? पक्षियों को तो पंखों के साथ ही पैदा करता है ना। वो क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि वो उड़ें। तो अगर इंसान के लिए भी भगवान ये चाहते हैं कि इंसान उड़ें, तो हमें एरोप्लेन बनाने की क्या ज़रूरत है, हमें भगवान पंखों के साथ ही पैदा करता। ये एक बहुत ही फेमस सेइंग है हमारे एरिया में कि अगर ऐसा होता कि अगर भगवान चाहते हैं कि ये उड़े या ये बैठें या ये ऐसा करें, तो उसे उसी के घर में जन्म देता। अगर भगवान चाहते हैं कि भाई मैं व्यापारी बनूं, तो मुझे व्यापारी के घर में जन्म देता है। ऐसे घर में जन्म ही क्यों देता है जहाँ सभी नौकरी करते हैं और आगे भी सभी जो अगली पीढ़ी है वो भी जॉब या नौकरी ही करना चाहती है। ठीक है, तो इसी तरह की कुछ सोच जो है वो मुकेश की दादी यहाँ पर बता रही है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, गॉड गिवन लाइनेज जो है क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है? शी इम्प्लाइज, वो कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बैंगल मेकर्स की यानी चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में या प्रजाति में पैदा होकर के उन्होंने अपने जीवन में और कुछ भी नहीं देखा सिवाय बैंगल्स के। चूड़ियों के अलावा उन्होंने और कुछ भी अपने जीवन में नहीं देखा। इन द हाउस, घर में देखो चूड़ियाँ, इन द यार्ड, बाहर चौक में देखो चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में देखो चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के घरों के चौक में देखो वहाँ भी चूड़ियाँ, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर सड़क पर आपको क्या देखने को मिलेंगी? केवल और केवल ग्लास बैंगल्स या फिर कांच की बनी हुई चूड़ियाँ आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। स्पाइरल, चूड़ियों के गुच्छे, ढेर, ये देखिए, ये जिस तरीके से बना रहा है ना, ये सारे के सारे स्पाइरल्स हैं, ये बैंगल स्पाइरल्स हैं, यानी कि गोल गोल तरीके से इस तरीके से बना करके और चूड़ियों को एक धागे से बांध दिया जाता है। तो मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल या चूड़ियों के घेरे हर जगह दिखाई देते हैं। किसके? बैंगल्स के। कौन कौन से रंग की है भैया? सनी गोल्ड है भैया, पैडी ग्रीन है भैया, रॉयल ब्लू है भैया, पिंक है भैया, पर्पल है भैया, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। हर उस कलर की अवेलेबल है जो कि इंद्रधनुष के 7 रंगों में से बन सकते हैं, है ना। ये बोलते बोलते तो मुझे भी एक बार चूड़ी बेचने वाले की वो फीलिंग आ गई थी। हाँ भैया, कौन कौन सी चाहिए बताओ, कौन सी दिखाऊँ? गोल्डन सनी दिखाऊँ, पैडी ग्रीन दिखाऊँ, रॉयल ब्लू दिखाऊँ, पिंक दिखाऊँ, पर्पल दिखाऊँ? हर कलर है भैया, कौन से कलर की चाहिए? ठीक है, तो हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर अवेलेबल थी। लाई इन मोल्ड्स इन अनकेप्ट यार्ड्स, यानी कि जो ऐसे यार्ड्स हैं, ऐसे घर के चौक हैं जिन्हें अच्छी तरीके से नहीं रखा गया है, जिनकी देख रेख नहीं की जाती, वहाँ पर ढेरों के ढेर बन करके वो पड़े हैं।
अस्त व्यस्त, अनकेप्ट यानी अस्त व्यस्त यार्ड जो होते हैं, ऐसे जो टूटे फूटे हैं, ऊपर नीचे ज़मीन है, पत्थर भी पड़े हैं, सब कुछ पड़े हैं, ऐसा नहीं कि चूड़ियाँ रखी हुई हैं सारी, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से सफाई से उस यार्ड को रखा गया है। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, 4 पहिए वाली जो हाथ से धकेलने वाला थैला होता है ना, उस पर ढेर बना करके रखी हुई हैं। पुश्ड बाय यंग मैन, और जवान व्यक्तियों के द्वारा उन्हें धकेला जाता है। अमंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, यानी कि झोपड़ियों से बने हुए जो टाउन्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि बैंगल्स बेचने वाले, झाड़ू बेचने वाले, आजकल तो झाड़ू, बाल्टी और ये सारी चीज़ें बेचने वाले जो हैं वो घर की मतलब हर शहर की अलग अलग गलियों में घूम घूम करके उन सारी चीज़ों को बेचते हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटे टाउन्स जो हैं उनकी सकड़ी गलियों में भी ये लोग अपने थैले को लेकर जाते हैं और उस पर रखी हुई चूड़ियों को बेचने का काम करते हैं या बेचकर आते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो डार्क यानी कि अंधेरे में हमेशा रहने वाली जो झोपड़पट्टियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो झोपड़पट्टी के अंदर यानी कि एक अंधेरा कमरा जिसमें बहुत कम रोशनी है, उस रोशनी में बैठ करके वो अपने माता पिता के साथ, छोटे बच्चे जो हैं, लड़के और लड़कियां, वो ऑयल लैम्प्स, ये देखो यहाँ पे चल रहे हैं ना, ये इस तरह के होते हैं ऑयल लैम्प्स, ठीक है। ऑयल लैम्प जैसे जलती रहती है एक बत्ती, उस पर हल्का सा कांच गर्म करा, फटाफट साइड में लाए, जोड़ा, दबाया, फिर घुमाया, फिर इन दोनों पे जोड़ा, दबाया। जैसे ये फ्लेम है तो इस फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे दोनों कांचों को, और जैसे ही वो गर्म होंगे उनको फटाफट से अटैच करके और उन्हें पिंच कर दिया जाएगा। तो अंधेरे कमरों में लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ में बैठ करके अलग अलग रंगों की जो चूड़ियों के जो सर्कल्स होते हैं, जो गोले होते हैं, उन्हें सोल्डिंग करने का, जोड़ने का काम करते हैं, वेल्डिंग करने का काम करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। वो दिन भर इतना समय उस अंधेरे में बिताते हैं कि उनकी आंखें अंधेरे में तो अच्छे से काम करती है, लेकिन सूरज की रोशनी में जाते ही उनमें जलन या चुभन होने लगती है। सूरज की तेज रोशनी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ उनकी नज़र और उनका देखने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, उसे बहुत ज़्यादा हार्म होता है, डैमेज पहुँचता है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए युवा या जवान होने से पूर्व ही वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को बचा नहीं पाते हैं। सविता अ यंग गर्ल इन द ड्रेप पिंक ड्रेस, और सविता एक यंग गर्ल जिसने अव्यवस्थित सी पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है, सिट अलोंग साइड एंड एल्डरली वुमेन, जो एक वृद्ध महिला के पास में बैठी है, शोल्डिंग पीसेज ऑफ ग्लास, वह भी ग्लास के टुकड़ों के जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, वो बिना सोचे समझे बस फटाफट फटाफट इधर उधर भी देखेगी ना तो भी फटाफट फटाफट काम करती जाएगी। उसके हाथ जो हैं वो मशीन के कलपुर्जों की तरह काम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे बस खटाखट खटाखट अपना काम कर रही है, सुन भी रही है, बोल भी रही है, लेकिन फिर भी हाथ तो उसके अपने काम में ही लगे हुए हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे मशीन के पुर्जे हों। आई वंडर, मैंने आश्चर्य से देखा, इफ शी नोज द सैनिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। शी हेल्प्स मेक इट, जिन्हें बनाने में वो मदद कर रही है। क्या है चूड़ियों की पवित्रता या बैंगल्स की पवित्रता क्या है? जनरली हमारे यहाँ पे क्या है, बैंगल्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो मैरिड वीमेन जो है वही पहनती हैं, और मैरिड वीमेन भी कब पहनती है, एट द टाइम ऑफ देयर वेडिंग। और चूड़ियाँ जो है वो सुहाग की निशानी मानी जाती है। कई मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, हालांकि आई रियली डोंट नो, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है और मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं रहा, कि जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं वो अपनी चूड़ियाँ तोड़ने वाला जो सीन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो शादी करती है तभी वो पहली बार अपनी चूड़ियाँ पहनती है, ठीक है। तो ये पवित्रता है चूड़ियों की अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। इट सिम्बलाइजेस, ये ऐसा प्रतीत होता है, ये सिम्बलाइज करता है प्रतीक के रूप में एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग को। ऑस्पेशियसनेस इन मैरिज, विवाह में पवित्रता को दर्शाता है। मैरिज का मतलब विवाह और ऑस्पेशियसनेस का मतलब होता है पवित्रता, यानी कि विवाह में पवित्रता को दर्शाता है चूड़ियों का
पहनाया जाना किसी भी विमेन को, किसी भी ब्राइड को, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप लास्ट इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये कन्यादान हो रहा है। अभी कन्यादान में इस लड़की ने यहाँ क्या पहन रखा है, ये क्या पहन रखा है, इसने चूड़ियाँ पहन रखी है, ठीक है। तो ऑस्पिशियसनेस की यहाँ पे प्रतीक या निशानी मानी जाती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड विल। ये वो समझ जाएगी या उसे समझ में आ जाएगा जब अचानक से उसके सर पर एक लाल रंग का घूंघट जो है वो पहना दिया जाएगा, लाल रंग की साड़ी घूंघट के साथ में पहना दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड विथ रेड हैना, उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो उसकी कलाई में पहना दी जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उसके बाद में वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, बिल्कुल उसी औरत की तरह जो उसके पास में बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, वह औरत भी कई साल पहले इसी तरीके से दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने अभी भी अपनी कलाइयों में चूड़ियाँ पहन रखी है। बट नो लाइट्स इन हर आइज़, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची है, यानी वो भी देख नहीं सकती। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि उसने एक बिल्कुल दुखी और थकी हुई आवाज़ में कहा कि क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का, पूरा जीवन जी लिया लेकिन कभी एक वक्त का खाना भी पेट भर नसीब नहीं हुआ। हमेशा कभी आधा पेट खाए तो कभी भूखे ही सो गए। तो उस दर्द को यह बताती है उसकी आवाज़, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वैसे शेर भर का मतलब होता है 1 किलो, है ना। 1 किलो खाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं खाना चाहिए, पेट फट जाता है, ठीक है। तो एक वक्त शेर भर का मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, पेट भर, फुल ऑफ स्टमक, है ना। तो पेट भर खाना भी नहीं खाया है, यानी जीवन में उसे कभी भी एक बार भी भरपेट खाना नहीं मिला। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, उसने अपने जीवन में एक पूरा मील अच्छे से कभी भी इंजॉय नहीं किया था उसके पूरे जीवन काल में। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही वो है जो उसने अपने जीवन में प्राप्त किया था अब तक। यानी कि उसके जीवन का अगर आप पूरा सारांश निकालेंगे तो वो सारांश में ये कहती है कि परिश्रम बहुत किया, संघर्ष बहुत किया, लेकिन जीवन में कभी भी एक बार भी भरपेट खाना तक खाने को नसीब नहीं हुआ। हर हस्बैंड, उसका पति, एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोरिंग बियर्ड सेज, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वह कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं अपने जीवन में अगर सब कुछ मिला करके भी अगर कुछ कर पाया हूँ तो केवल इतना कर पाया हूँ कि मैंने अपने परिवार के लिए एक घर बना दिया है जिस घर में वो रह सकते हैं। हियरिंग हिम, उसे सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी इंसान ये आश्चर्य करेगा या उसे लगेगा कि यार ये तो चमत्कार हो गया। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी इसको मतलब ये इतना उस चीज़ को एग्जेसरेट करके बता रहा है, उतना बड़ा चढ़ा करके बता रहा है कि भाई मैंने एक घर बना दिया, मैं इतना ही कर पाया, जैसा कि कोई बड़ा चमत्कार किया हो। लेकिन जब उसके आसपास के लोगों को देखते हैं तो लगता है चमत्कार ही है, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे लोग हैं, परिवार हैं, जो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर पाए कि उन्हें एक घर तो बना करके देते। तो इसने अपनी अचीवमेंट को ऐसे ही माना कि और कोई कर पाया नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन में सब कुछ मिला करके भी अगर कर पाया तो इतना कर पाया कि मैंने उन्हें एक घर बना करके रहने के लिए दे दिया है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास अपने सर के ऊपर एक छत है जो वो अपने परिवार को अपना सर ढकने के लिए मुहैया करा पाया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू anything except carry on the business of making bangles, the cry of having money to do, यानी कि not having money, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये रोने की आवाज़ हर घर से आती है। except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home, यानी कि ये जो रोने की आवाज़ है ये हर घर में सुनाई देती है, हर घर में गूंजती हुई दिखाई देती है, जबकि वो लोग बैंगल बनाने के अलावा कुछ भी नहीं करते। भले ही बैंगल बनाना उन्हें पर्याप्त रूप से खाना भी मुहैया
ना करा पाता हो। यानी कि ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि हर घर में रोने की आवाज़ आती रहती है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। अब बैंगल बनाने के अलावा वो लोग और कुछ करते भी नहीं है और रोते भी रहते हैं, और बैंगल बनाने से उन्हें इतना पैसा भी नहीं मिलता कि वो भर पेट खाना तक खा लें। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। और जो जवान लोग भी हैं, जो छोटे लोग भी हैं, वो भी उसी विलाप को दोहराते रहते हैं जो वो अपने माता पिता से रेगुलर सुनते हैं। यानी कि जहाँ माँ बाप रोते रहते हैं कि भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, वहाँ बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं, वो भी अपना जीवन ऐसे बिता देते हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वही बैंगल बनाते रहेंगे, वही काम करते रहेंगे, वही रोना रोते रहेंगे। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समय के साथ आगे बढ़ गए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में years ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। यानी कि इतने समय तक, इतने लंबे समय तक दिमाग को सुन्न कर देने वाला, सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देने वाला जो परिश्रम या जो राग वो वहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने उनके सारे इनिशिएटिव का मतलब होता है कोई भी नया काम करने के लिए पहल करना या कोई भी नया काम करने के लिए पहला कदम उठाना, तो वह पहला कदम इनिशिएटिव कहलाता है। तो इनिशिएटिव करने की यानी कि आगे कोई नया काम करने में कदम उठाने की जो संभावना थी, या फिर एबिलिटी टू ड्रीम, या और कोई सपना देखने की जो योग्यता थी कि हम इससे निकल के और कोई काम कर लेते हैं और कोई दूसरा काम कर लेते हैं, तो ना तो कोई नए काम की पहल करने की संभावना बची है और ना ही कोई सपना देखने की योग्यता इन लोगों में बाकी है। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक एक ऐसे काम में लगे रहे हैं। अब बचपन से ही किसी इंसान को अगर 8-10 साल की उम्र में अगर किसी इंसान को बैंगल मेकिंग में लगा दें, तो उसकी पढ़ाई लिखाई तो कुछ हुई नहीं, उसने बाहर के वर्ल्ड को एक्सपोज किया नहीं, उसने कुछ देखा नहीं, उसने कुछ जाना नहीं, समझा नहीं, और वो क्या क्या कर सकता है उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं। जब तक आइडिया आता है तब तक उसे लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे बैंगल बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं, बचपन से मैंने क्या किया है, बैंगल्स ही बनाई है, तो अब मैं अपना जीवन किस में बिताऊंगा, बैंगल्स बनाने में ही अपना जीवन बिताऊंगा। तो एक ऐसा बीज जिसमें करोड़ों या अनंत संभावनाएं हैं, उसे बचपन से ही किसी ऐसे कार्य में लगा देना जिससे उसकी सारी की सारी जो क्षमताएं हैं वो नष्ट हो जाएं और वो अपने जीवन में आगे बढ़कर अलग से कुछ भी ना कर पाए, इस परिस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। अपने आप को एक समूह के रूप में, कोऑपरेटिव के रूप में आप लोग क्यों नहीं बना लेते कि भाई हम लोग आपस में ये कर लिया है, एक ग्रुप बना लिया है और फिरोजाबाद में से कोई भी चूड़ी बिकेगी तो 3 रुपये पर चूड़ी से नीचे, 10 रुपये पर चूड़ी से नीचे, 50 रुपये पर चूड़ी से नीचे हम नहीं बेचेंगे। ऐसा एक कोऑपरेटिव बना लो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन द विशियस सर्किल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। मैंने जवान लोगों के एक समूह से पूछा जो कि एक कुचक्र में फंस गए हैं। कुचक्र क्या है? उधार लेते जाओ, चुकाते जाओ, लेते जाओ, चुकाते जाओ, लेते जाओ, चुकाते जाओ, और ऊपर से क्या, ब्याज भरते जाओ। ठीक है, तो विशियस सर्किल में वो फंस गए हैं मिडिल मैन यानी दलालों के, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके अन्य पूर्वजों को भी इसी तरीके से फंसा रखा था। ठीक है, तो यानी कि दादाजी फंसे हुए थे, वो अपना बर्डन बेटे पे छोड़ गए, तो पिताजी फंसे हुए हैं, वो अपना बर्डन इन लोगों पर छोड़ गए, तो अब ये लोग फंसे हुए हैं। तो ये बहुत लंबे समय से विशियस सर्कल चला आ रहा है। इस विशियस सर्कल के चलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इसे चलाया जाता है। जैसे कि काम करने से पहले ही पैसा दे देना कि आप अब जितना भी काम करोगे मुझे आपसे 10,000 चूड़ी हर महीने की चाहिए, लेकिन पैसा मैं आपको 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा पर चूड़ी के हिसाब से ही दूंगा। अब 10,000 रुपये लेना तो बहुत अच्छा लगता है, लेते ही खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन आगे क्या चक्कर पड़ता है कि जब वो माल लेने आता है तो आप उससे नेगोशिएट ही नहीं कर पाते हो, आप उससे बात ही नहीं कर पाते हो कि मुझे अपने माल की इतनी नहीं इतनी कीमत चाहिए। आप माल की कीमत बढ़ा के मांगोगे तो वो कहेगा ला पैसे दे मेरे वापस, पैसे तो आप खर्च कर चुके, क्योंकि और कोई इनकम सोर्स तो था नहीं, महीना भर चलाते कैसे। अगले महीने फिर आया, अब आपका मन तो नहीं है उसको माल देने का, लेकिन उसने कहा कि इस बार तो मेरे चूड़ी की डिमांड कम है, मैं तो 8 पैसा पर चूड़ी लूँगा, ये पकड़ 10,000 रुपये। अब आपको लगता है पिछली बार 15-20 पैसे दिया था, इस बार 8 पैसा ही दे रहा है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि अब ये पूरा महीना चलाने के लिए आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर इस पूरे महीने काम करोगे तो अगले महीने किसी और को माल बेच पाओगे, लेकिन आपको पैसा तो अभी चाहिए, पैसा तो आपके पास है ही नहीं।
वो फिर 10,000 रुपये ले लेगा। तो इस तरीके से कुछ और भी ऐसे तरीके हैं जो मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, कि किस तरीके से जो मिडिल मैन है वो किस तरीके से एक आदमी को फंसाते हैं, ठीक है, और उसकी आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उसका फ़ायदा उठा करके उन्हें ट्रैप किया जाता है। तो इसी तरीके से फोरफादर्स को, पूर्वजों को फंसाया, फिर पिताओं को फंसाया, और अब उनके बच्चे भी इसी तरीके से फंसे हुए हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम एक साथ एक समूह में आ भी जाएं, वी आर द वन हु विल बी होल्ड अप, हम ऐसे होंगे जिन्हें पुलिस वाले ले जा करके उठा करके न्यायालय में यानी कि कोर्ट के अंदर घसीटते हुए ले जाएंगे, बीटन जिन्हें मारा जाएगा, ड्रैग्ड जिन्हें घसीटा जाएगा, टू जेल, जेल जाने के लिए, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ इलीगल करने के लिए, कि जैसे हमने कोई ऑर्गेनाइज होकर के हमने कोई इलीगल काम किया है। दे से, वे ऐसा कहते हैं, यानी कि वे अगर इस विशियस सर्कल से अगर निकलना भी चाहें तो भी वे इस विशियस सर्कल से निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन आकर के उन्हें इस तरीके से फिर हैरेस करना शुरू कर देते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनका नेतृत्व कर सके। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता या मदद कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरीके से देखने में, ठीक है, किस चीज़ में मदद कर सके? चीज़ों को अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखने में। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता यानी उनके पूर्वज भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, वो एक घुमावदार तरीके से बात करते हैं। वो लोग बात करते हैं कैसे? स्पाइरल में, यानी एक ही पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये स्पाइरल तो फिर भी बाहर की तरफ निकल रहा है, वो तो बाहर की तरफ भी नहीं निकल पाते बेचारे, ये लोग बस इसी में फंसे रह जाते हैं, गोल 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 घूमते रहो। और किस बातों की ये स्पाइरल है देखते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी टू अपार्थी, गरीबी से उदासीनता, टू ग्रीड, वहाँ से लालच और वहाँ से अन्याय, और अन्याय से वापस गरीबी, फिर अपार्थी, फिर लालच, फिर अन्याय। गरीबी, उदासीनता, लालच, अन्याय, वो इसी चीज़ के अंदर गोल 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 घूमते रहते हैं, इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, ठीक है, ये इसमें बताया गया। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनना ऐसा लगता है, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मुझे दो बिल्कुल अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार में से एक जो है वो गरीबी के जाल में, वेब में फंस गया है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और वो एक कास्ट के कलंक या दाग के नीचे दबा हुआ है कि भाई मेरी कास्ट क्या है, बेंगल मेकर, तो ठीक है मैं क्या करूँगा, बेंगल मेकिंग करूँगा। वो इसके बाहर सोच ही नहीं रहा, वो उससे ज़्यादा सोच ही नहीं रहा कि बेंगल मेकर आपकी कास्ट है, लेकिन आपको बेंगल मेकिंग ही करनी है, ये किसने कहा? ये तो कोई लॉ नहीं है, ये तो कोई रूल नहीं है, लेकिन वो इस स्टिग्मा के नीचे अपने आप को उन्होंने दबा रखा है। क्यों? क्योंकि वो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। इन विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट में उनका जन्म हुआ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरे लोग जो हैं वो साहूकारों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना, मनी लेंडर्स। द मिडिल मैन, दलालों के चक्कर में। पुलिसमैन, पुलिस के चक्कर में। द कीपर्स ऑफ लॉज, कानून के जो रक्षक लोग हैं उनके चक्कर में। द ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह या अधिकारी वर्ग के चक्कर में। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं के चक्कर में वो फंसे हुए हैं। यानी कि उनको लगता है कि सभी लोग ये इतने पावरफुल हैं कि अगर हम विशियस सर्कल से बाहर निकलना भी चाहें तो भी हम इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते, और हमें जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं उसी तरह का जीवन हमें आगे तक या अंत तक जीते रहना पड़ेगा, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और साथ मिल करके वो क्या करते हैं, वही बोझ अपने बच्चों पर रख देते हैं जिसे उसके बच्चे भी नीचे नहीं उतार पाते। और आगे क्या होता है, जब वो बड़े होते हैं बच्चे और उनके बच्चे होते हैं तो वह वही बोझ उनके बच्चों पर भी लाद देते हैं, ठीक है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उसे पता भी चले कि वो बोझ उस पर आ चुका है। ही एक्सेप्ट इज इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वो उसे इतना स्वाभाविक तौर से स्वीकार कर लेता है जैसा कि उसके पिता ने अपने समय में बात को स्वीकार कर लिया था कि हाँ ठीक है पापा कह रहे हैं, गलत थोड़ी होगा। जनरली हमारी सोच भी यही होती है, माता पिता भी हमें यही सिखाते हैं कि हम अगर कुछ कह रहे हैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हम अगर तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, है ना। तो एक जर्नल स्टेटमेंट में मैं ये कह रहा हूँ, है ना, कोई पर्सनली किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जर्नली यही होता है कि जैसे उसके पिता ने स्वाभाविक तौर पर उस बैगेज को, उस बोझ को स्वीकार कर लिया,
बच्चे भी उस बोझ को उतने ही स्वाभाविक तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ अलग हटके कुछ करना ऐसा लगता है कि चुनौती देने जैसा या बहुत ही कोई गंभीर साहस करने जैसा है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना कभी भी उसके बढ़ने का, जब वो बड़ा हो रहा था, जब उसका ग्रोथ हो रही थी एज अ चाइल्ड, तब उसके जीवन का हिस्सा रहा ही नहीं कि किसी भी चीज़ के अंदर वो साहस करके कुछ काम कर ले। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, जब मैंने इसकी एक छोटी सी झलक, एक छोटी सी आस जब मैंने मुकेश में देखी तो मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, जब उसने स्टार्टिंग में क्या कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। आपके या मेरे घर पे जाकर के अगर मैं सीधा पहला स्टेटमेंट कहूँ कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एज अ ड्राइवर और आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो शायद अपने घर वाले अपने को बहुत अच्छी तरीके से लतियाएँ, बोले इधर आ, किन की संगत में है, कहाँ घूम के आ रहा है। तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती कि ड्राइवर बन जाना या मोटर मैकेनिक बन जाना, लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड देखिए, किस तरह के माहौल में ये पला बड़ा है, कौन सी ऐसी जगहें हैं, और इसके जैसे बाकी लोग किस तरह के विशियस सर्कल में, किस तरह के कुचक्र में फंसे हुए हैं। वो वहाँ से निकलना कुछ लोग तो चाहते ही नहीं, कुछ बैगेज की वजह से, कुछ अपनी लाइनेज की वजह से, और कुछ लोग जो निकल सकते हैं वो पावरफुल लोगों से के द्वारा इतना ज़्यादा कुचल दिए जाते हैं या दबा दिए जाते हैं कि वो चाहते हुए भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे। लेकिन उन्हीं के बीच में से अगर एक व्यक्ति आपसे आकर कहे कि यार मैं ड्राइवर बनूंगा या मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो इसका मतलब बात बहुत बड़ी है। ही इज़ टेकिंग दैट करेजियस स्टेप, वो वह साहसिक कदम उठा रहा है जो उसके आसपास के लोग या उसके सोशल प्रोस्पेक्टिव में हर व्यक्ति के लिए उठाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके वह कदम उठाने को तैयार है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैराज, वो एक गैराज में जाएगा। गैराज हम सभी जानते हैं जहाँ गाड़ियों को सुधारा जाता है। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो है वो उसके घर से बहुत दूरी पे है। लॉन्ग वे होम का मतलब क्या है, उसके घर से काफ़ी दूरी पर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, लेकिन वो जोर दे के कहता है कोई बात नहीं, दूर है तो क्या है, मैं पैदल चल के जाऊँगा, पैदल चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई कार चलाना चाहता हूँ और पलट के मुझे कहे अच्छा कार ही चलाओगे, बस प्लेन उड़ाने की भी सोच लो, तो एक उस असहज भाव के साथ कि जैसे ही उससे पूछा गया क्या तुम प्लेन उड़ाने की भी सोचते हो, तो उसने शांति से बिल्कुल चुप होकर जवाब दिया नहीं। ही से स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और वो नीचे ज़मीन की ओर देखने लगा। इन हिज स्मॉल ममर, और हल्की सी फुसफुसाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, वहाँ पर एक शर्मिंदगी या ग्लानि का भाव था कि देखो मैंने इनको अपने मन की बात बताई और ये कैसे मेरे से उल्टी बात करके मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, उसे शर्मिंदगी तो थी लेकिन अभी तक उसकी जो शर्मिंदगी है या एम्बेरसमेंट है वो अभी तक रिग्रेट में नहीं बदली। रिग्रेट में कब बदल जाएगी, जब इस स्टेटमेंट से वो हताश हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और मोटर मैकेनिक बनने के लिए भी प्रयास नहीं करेगा। तब उसकी जो अभी की एम्बेरसमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिग्रेट में, कि काश मैंने उस दिन उसकी बात नहीं सुनी होती जिसने एरोप्लेन उड़ाने की बात करके मेरा मजाक उड़ाया, काश मैं चला गया होता। यानी अभी तक उसका जो है एम्बेरसमेंट वो रिग्रेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसको यही है कि मुझे जाना है, सीखना है और काम करना है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो बहुत ही अपने मन में संतुष्ट है कारों के बारे में सपना देखकर या सोचकर। दैट ही सीज हर्टलिंग, जो तेजी से दौड़ते हुए डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो तेजी से दौड़ते हुए उसके नगर के या उसके शहर के निचले रास्तों पर भागती है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से बहुत कम एयरप्लेन्स गुजरते हैं। ठीक है गाइस, सो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है
आपको उसका पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और आपका उस पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका उस पर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आप डिटरमाइंड हैं कि हाँ मुझे ये करना ही करना है और एक लाइनेज को ब्रेक करना है, बहुत सारे अभी जैसे नौकरशाहों का समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर व्यक्ति, हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों और बड़े होकर के किसी ना किसी तरह की जॉब में लग जाएं। जो भी 12th में हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा कि ये कर लो वो कर लो, और आप देखोगे ज़्यादातर प्रेशर जो होंगे वो सारे जॉब से रिलेटेड होंगे। लेकिन अभी आफ्टर कोविड जो है 2019 के 2020 के बाद हम देख रहे हैं एक न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट हुआ है कि जहाँ लोग अपना खुद का व्यवसाय या अपना खुद का बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जब भी आप लोगों को क्लियर हो या आप लोग अभी क्या सोचते हैं कि जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या चाहते हैं कि आप कहीं जॉब करें या एंटरप्रेन्योरशिप करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो जो भी आपकी सोच हो, जिस तरह की जॉब आप करना चाहते हैं, जिस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट स्टूडेंट, और आपने बहुत ही पेशेंस के साथ में पूरी बात को सुना, पूरे चैप्टर को देखा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।